नमस्कार सभी लोगों को। उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम था ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी की हम बात कर रहे थे, वॉल्केनो या ज्वालामुखी। तो आप जानते ही ये ज्वालामुखी और भूकंप दोनों किस में आते हैं? आंतरिक बलों के अंतर आते हैं, अंतर्जात बलों के अंतर्गत आते हैं। भूपृष्ठ के अंदर से जो बल काम करते हैं उनको हम अंतर्जात या आंतरिक बल काम करते हैं। तो इसमें एक आपका भूकंप आता है, दूसरा ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं काफ़ी सारी। ज्वालामुखी के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें जान ली। ज्वालामुखी क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दूसरी चीज़, ज्वालामुखी के कौन कौन से अंग होते हैं इसको हमने जान लिया। उसके बाद ज्वालामुखी के प्रकार हमने जान लिए। ठीक है, ज्वालामुखी के प्रकारों की अगर बात करें तो एक तो हमने उद्गार अवधि के आधार पर विभाजित किया था, उद्गार अवधि के आधार पर, और दूसरा हमने विभाजित किया था इसको विस्फोटकता के आधार पर या उद्गार की तीव्रता के आधार पर, विस्फोटकता के आधार पर। तो इस प्रकार से हमने इसको विभाजित किया था। तो ये दोनों प्रकार हम पढ़ चुके हैं, चाहे वो उद्गार अवधि के आधार पर हो, चाहे वो विस्फोटकता के आधार पर हो। जैसे प्रसुप्त ज्वालामुखी है, मृत ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और विस्फोटकता के आधार पर हमने देखे थे हवाई तुल्य ज्वालामुखी, जो केंद्रीय उद्गार वाले थे और एक दरारी उद्गार वाले थे। तो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखियों की यहाँ पर हम बात कर चुके हैं विस्फोटकता के आधार पर। जैसे हवाई तुल्य की हमने बात की थी, दूसरा स्ट्रोम्बोली तुल्य है, विसुवियस तुल्य है, वल्केनियन तुल्य है या पीलियन तुल्य है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखियों के बारे में हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद हमने बात की थी ज्वालामुखी के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों की बात की थी, स्थलाकृतियां। अब इन स्थलाकृतियों में अगर देखें तो कुछ स्थलाकृतियां पृथ्वी के आंतरिक भाग में निर्मित हो जाती हैं। तो ज्वालामुखी के द्वारा जो आंतरिक स्थलाकृतियां बनती हैं, इन आंतरिक स्थलाकृतियों की भी हम चर्चा कर चुके थे। आंतरिक स्थलाकृतियां कौन कौन सी बनती है मैंने बताया था। बैथोलिथ है, लेपोलिथ है, लेकोलिथ है, फैकोलिथ है, सिल है, डाइक है। ये सारी की सारी स्थलाकृतियों का निर्माण कहाँ होता है? भूपृष्ठ के नीचे होता है। अंदर की तरफ मैग्मा चट्टानों के अवरोध के कारण जब ऊपरी सतह तक नहीं पहुंच पाता है तो उससे क्या होता है, वो अंदर ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो आंतरिक भाग में, और जब मैग्मा चट्टानों को तोड़ते हुए ऊपरी सतह पर आ जाता है तो उससे क्या बन जाती है? बाह्य स्थलाकृतियां बनती हैं। तो बाह्य स्थलाकृतियों के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, बाह्य स्थलाकृतियां। और इन बाह्य स्थलाकृतियों में सबसे ज्यादा जो आकृति का निर्माण होता है वो आकृति कौन सी बनती है? शंकु बनती है। तो यहां पर हम शंकुओं के बारे में कुछ बात कर चुके थे, कौन कौन से कितने प्रकार के शंकु होते हैं, या कौन सा ज्वालामुखी किस प्रकार के शंकु का बना होता है। जैसे सिंडर, हमने सिंडर शंकु की बात कर ली थी, सिंडर या राख शंकु की बात हम कर चुके हैं। उसके बाद हमने मिश्रित शंकु की बात की थी, और उसके बाद हमने आश्रित शंकु की बात की थी। अब एक आपका शंकु बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं क्या? लावा शंकु। तो लावा दो तरह का होता है, एक अम्लीय लावा होता है, दूसरा क्षारीय लावा होता है। तो इसकी अम्लीयता या क्षारीयता के आधार पर शंकुओं का निर्माण अलग अलग प्रकार का होता है। तो यहाँ पर पहले तो हम जानेंगे अभी जो बचा हुआ है लावा शंकु, लावा शंकु। उसके बाद कैल्डेरा क्या होता है, कैल्डेरा के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। इसके अलावा ये ऊपरी सतह पर बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, कैल्डेरा, लावा शंकु है। इसके अलावा क्या होता है कि यहां से पृथ्वी के भूपृष्ठ के नीचे से अगर लावा नहीं निकल रहा है, विखंडित पदार्थ नहीं निकल रहे हैं, तो गर्म जल ही निकलता रहता है, उसको गेसर बोल देते हैं। तो यहां पर क्या बोल देते हैं? गेसर के नाम से भी जाना जाता है। तो इन गेसर की बात करेंगे। मान लीजिए भूपृष्ठ के नीचे से लावा नहीं निकल रहा है, ना ही विखंडित पदार्थ निकल रहे हैं, ना ही जल निकल रहा है गर्म,
केवल गैस ही निकल रही है तो उसको क्या बोल देते हैं, धुआंरे बोल देते हैं, उसको हम धुआंरे शब्द से इस्तेमाल करते हैं, या फ्यूमेरोल्स कहा जाता है, फ्यूमेरोल्स। तो ये इस तरह की कुछ स्थलाकृतियां बनती हैं। और उसके हम बात करेंगे भूकंप का, जो ज्वालामुखी का जो वैश्विक वितरण है, वैश्विक वितरण की। तो फिर अगला पार्ट जो आपका बचेगा वो बचेगा वैश्विक वितरण। वैश्विक वितरण की भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये पार्ट आपका भूकंप वाला, ज्वालामुखी वाला इस तरह से समाप्त होगा। तो हम यहाँ तक बात कर चुके हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, मैंने मिश्रित शंकु और आश्रित शंकु तक करा दिया था। अब लावा शंकु बचा है जो 2 प्रकार का होता है, एक कहलाता है अम्लीय लावा शंकु और दूसरा कहलाता है पैठिक लावा शंकु या बेसिक लावा शंकु। ठीक है, तो देखिए हम आगे चलते हैं, उसी टॉपिक से आगे चल रहे हैं। मैंने आपको रिवाइज करा दिया क्या क्या पार्ट हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आगे चलते हैं। तो एक लिखिए लावा शंकु। तो देखिए लावा शंकु की बात करें तो ये 2 प्रकार का हो जाता है। एक कहलाएगा अम्लीय लावा शंकु और दूसरा कहलाएगा क्षारीय लावा शंकु। क्षारीय लावा शंकु या इसी को बोलते हैं पैठिक लावा शंकु। क्षारीय लावा या पैठिक भी लिखा रहता है, पैठिक लावा शंकु। तो देखिए अम्लीय लावा शंकु की बात होती है तो इसका निर्माण अम्लीय लावा से होगा। जो लावा मैंने बताया 2 प्रकार का होता है, और अम्लीय लावा में क्या होता है, सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, और सिलिका क्या होता है, काफ़ी गाढ़ा और चिपचिपा होता है। इससे क्या होगा, इससे जो ज्वालामुखी शंकु होगा उसका ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी, उसका लंबवत विस्तार ज़्यादा होगा, जबकि क्षैतिज विस्तार इसका कम होगा। तो इससे तीव्र ढाल वाले गुंबदाकार शंकुओं का निर्माण होता है, तीव्र ढाल वाले गुंबदाकार शंकुओं का निर्माण होता है। तो देखिए इस तरह की स्थिति यहां पर बनती है। तो इस अम्लीय लावा शंकु की हम बात करें तो सीधी सीधी हम बात करें, इस प्रकार के शंकुओं का निर्माण लिख लें यहां पर, इस प्रकार के शंकुओं का निर्माण अम्लीय लावा के ठंडे होकर ठोस होने से होता है, ठंडे होकर ठोस होने से होता है। ठीक है, अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण, सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण लावा अधिक गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है, अधिक गाढ़ा एवं चिपचिपा होता है। ठीक है, तो लावा अधिक गाढ़ा एवं चिपचिपा होगा। इसी को मैं देखिए आगे बढ़ा देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, इसी के नीचे लिख लें आप लोग आगे, जिससे शंकु का लंबवत विस्तार अधिक, लंबवत विस्तार अधिक तथा क्षैतिज विस्तार कम होता है, क्षैतिज विस्तार कम होता है।
कम होता है, मतलब डोम शेप बन जाता है। ज्वालामुखी उद्गार अगर होता है तो ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है वो लावा इस तरह से लगातार जमता चला जाएगा, इस तरह से जमता चला जाएगा। तो ये इस शंकु जो है वो ऊंचाई इसकी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन शंकु की चौड़ाई बहुत ज़्यादा अधिक नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप देखें ऐसे गुंबदाकार शंकु का निर्माण होता है। इस प्रकार के शंकु बनते हैं, ठीक है। जैसे इटली में आपका स्ट्रोम्बोली है और फ्रांस में पाई डी डोम है, वो इसी प्रकार के ज्वालामुखी कहलाते हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं इटली का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी तथा फ्रांस का पाई डी डोम ज्वालामुखी। तो ऐसे ज्वालामुखियों का क्षैतिज विस्तार ज़्यादा नहीं होता, बहुत ज़्यादा लंबाई तक नहीं फैलते, लेकिन ऊंचाई इनकी ज़्यादा होती चली जाती है। मैग्मा लगातार निकलता है ऊपर की तरफ और ये इस तरह से जमा होता चला जाता है, क्योंकि सिलिका की मात्रा ज़्यादा है। और सिलिका क्या होता है, रेत होता है, तो ज़्यादा गाढ़ा होगा और ज़्यादा गाढ़ी चीज़ जल्दी ठंडी होगी, जाहिर सी बात है। तो जैसे जैसे ठंडा होता है ऊपर की तरफ ये जमता हुआ चला जाता है। तो इस प्रकार से इसके अम्लीय लावा शंकु का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम बात करें इसी पेज पर पैठिक लावा शंकु की। तो पैठिक लावा शंकु में सीधा सीधा मतलब है कि सिलिका की मात्रा कम होती है, इसलिए जो लावा होता है वो अधिक तरल और पतला होता है। और तरल और पतला होगा इसलिए इसका क्या होगा, दूर दूर तक फैल जाएगा, मतलब क्षैतिज विस्तार इसका ज़्यादा होगा, लंबवत विस्तार इसका इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखें इसके अंदर क्षारीय लावा के नीचे लिख लें, क्षारीय लावा शंकु का निर्माण या पैठिक लावा शंकु, क्षारीय लावा शंकु या पैठिक लावा शंकु का निर्माण क्षारीय लावा द्वारा होता है, क्षारीय लावा द्वारा होता है। क्षारीय लावा में सिलिका की मात्रा कम होने से, सिलिका की मात्रा कम होने से लावा अधिक तरल और पतला होता है, ठीक है। कम होने से इधर लिख देता हूँ, लावा अधिक तरल एवं पतला होता है। जिससे निर्मित शंकु का क्षैतिज विस्तार अधिक जबकि लंबवत विस्तार कम होता है। ये लावा पठार बन जाते हैं,
ठीक है, पर्वत नहीं बन पाते, पर्वत नहीं बनते, पठार का निर्माण हो जाता है। जैसे यहाँ से मान लीजिए लावा निकला, यहाँ से लावा निकला, यहाँ से उत्सर्जित हुआ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो वो है लावा है दूर दूर तक फैल जाता है, इस तरह से दूर दूर तक इस तरह से फैल जाता है। तो इससे जो शंकु का निर्माण होगा वो शंकु बहुत ऊंचाई तक नहीं बनता है, लेकिन बहुत लंबाई तक फैल जाता है, क्योंकि ये तेजी से फैलता है, बहुत तीव्र गति से ये फैलता है। तो ध्यान रखना, हवाई द्वीप में एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, हवाई द्वीप में मोना लोआ ज्वालामुखी, हवाई द्वीप में मोना लोआ ज्वालामुखी। तो हवाई द्वीप का जो मोना लोआ ज्वालामुखी है वो ध्यान रखना, वो पैठिक लावा शंकु है या क्षारीय लावा शंकु के रूप में दिखाई देता है। तो ये तो बाह्य स्थलाकृतियां हो गई। बाह्य स्थलाकृतियों में हमने देख लिया किस प्रकार से शंकुओं का निर्माण होता है। तो यही आपसे पूछा भी जाता है कि कौन से शंकु किस प्रकार से निर्मित होते हैं। अब उसके बाद मैंने बात की थी कि स्थलाकृति और बनती है, इसको बोलते हैं कैल्डेरा, ठीक है। क्रेटर तो आप जान गए, जो ऊपरी जो मुख होता है उस पर कटोरी नुमा आकृति बन जाती है, उसको तो हम क्रेटर बोल देते हैं। लेकिन क्रेटर का ही जो विस्तृत रूप है वो आपका क्या कहलाता है, कैल्डेरा कहलाता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट, ध्यान रखना, कैल्डेरा के निर्माण में दो मत हैं वैज्ञानिकों के, दो मत हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये मानना है कि जब ज्वालामुखी विस्फोट इतना तीव्र होता है कि वो ऊपर से शंकु को ही उड़ा देता है तो कैल्डेरा बन जाता है। या दूसरा मत ये है कि जब विस्फोट बहुत ज़्यादा होगा तो भूपृष्ठ का आंतरिक भाग खोखला हो जाता है, तो शंकु नीचे धंस जाता है, उससे भी कैल्डेरा का निर्माण होता है। तो सिंपल सी बात है, कैल्डेरा का मतलब होता है कड़ाहा, कढ़ाई जैसे होती है ना कढ़ाई, तो कटोरी छोटी हो गई और कढ़ाई का कैसा हो गया, विस्तृत रूप है, तो वही आपका क्या कहलाएगा, कैल्डेरा कहलाएगा। तो ध्यान रखें, एक स्थलाकृति नजर आती है भूपृष्ठ के ऊपर, इसको बोलते हैं कैल्डेरा, कैल्डेरा। तो इसको कैल्डेरा, और कैल्डेरा का शाब्दिक अर्थ होता है कढ़ाई, शाब्दिक अर्थ कड़ाहा होता है, कड़ाहा, कड़ाहा, ठीक है। तो सीधा सीधा इसके पीछे मत ये है, लोग वैज्ञानिकों के दो मत हैं, ठीक है। तो कैल्डेरा ध्यान रखना, ये स्पेन भाषा का शब्द है, किसका, स्पेन भाषा का शब्द है, स्पेन, स्पेनिश वर्ड है ये, स्पेनिश वर्ड, जिसका मतलब क्या होता है, कड़ाहा होता है, स्पेन भाषा से लिया है। तो सिंपल सी बात है, जो तीव्र विस्फोट से शंकु का ऊपरी भाग उड़ जाता है या क्रेटर नीचे धंस जाता है तो उससे क्या होता है, कैल्डेरा का निर्माण होता है। तो ध्यान रखें, यहां पर लिख देता हूं इसके आगे, जब अत्यधिक तीव्र विस्फोट, अत्यधिक तीव्र विस्फोट द्वारा ज्वालामुखी शंकु नष्ट हो जाए, ज्वालामुखी शंकु नष्ट हो जाए या शंकु के नीचे धंसने, नीचे धंसने से कैल्डेरा का निर्माण होता है, कैल्डेरा का निर्माण होता है, कैल्डेरा का निर्माण होता है। तो या तो ध्यान रखें शंकु उड़ जाए पूरा, इस तरह की स्थिति देखिए, मान ली यहां से
यहाँ पर ये इस तरह से शंकु दिखाई दे रहा है, इतना शंकु आपका बचा हुआ है, इतना शंकु बचा हुआ है जो पहले कहाँ पर था, पहले यहाँ तक हुआ करता था, ठीक है। लेकिन इतना तीव्र विस्फोट हुआ, इतना यहाँ से तीव्र विस्फोट हुआ कि इसने पूरे के पूरे शंकु को ही उड़ा दिया। तो ये जो आकृति आप देख रहे हैं, ये आकृति क्या कहलाएगी, कैल्डेरा कहलाएगी, ठीक है। या स्थिति ऐसी बने, भूपृष्ठ के नीचे स्थिति ऐसी बने कि यहाँ पर यह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो इस विस्फोट के कारण, इतना तीव्र विस्फोट यहाँ पर हुआ कि इस विस्फोट के कारण आंतरिक भाग पूरी तरह से कैसा हो गया, खोखला हो गया, खाली हो गया। तो ये हिस्सा क्या होगा, नीचे धंस जाएगा। तो इसके नीचे धंसने से भी क्या होगा, इस तरह की आकृति बन जाएगी। तो ये भी क्या बन जाएगा, कैल्डेरा बन जाएगा। तो या तो इसके नीचे धंसने के द्वारा या इसके उड़ जाने के द्वारा जो आकृति बनती है, इसी को हम बोलते हैं, ध्यान रखना, कैल्डेरा, कैल्डेरा की आकृति कहलाती है। तो विश्व का सबसे बड़ा कैल्डेरा, ध्यान रखना, जापान का आसो है, जो लगभग 112 किलोमीटर तक की परिधि में आपका फैला हुआ है। इसकी परिधि कितनी, 112 किलोमीटर है, और इसकी अधिकतम चौड़ाई लगभग 27 किलोमीटर की है, ठीक है। तो ध्यान रखें, कैल्डेरा में एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूं, जापान का आसो, जापान का आसो ज्वालामुखी, ठीक है। या और आप लिख सकते हैं सुमात्रा, इंडोनेशिया का द्वीप पड़ता है सुमात्रा। तो ध्यान रखना, सुमात्रा, इंडोनेशिया का टोबा ज्वालामुखी। तो ध्यान रखना, जापान का आसो और इंडोनेशिया का टोबा ज्वालामुखी जो है वो इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं। जैसे क्राकाताओ भी इसी तरह का ही है, क्राकाताओ भी इसी प्रकार का है, लेकिन वो अब झील में परिवर्तित हो गई है। यहीं पर अगर जल भराव हो जाता है इस कटोरा या कढ़ाई से आकृति के अंदर, तो वो क्या बन जाती है, झील बन जाती है। उसी को हम कैल्डेरा झील बोलते हैं। टोबा भी झील है यहाँ पर, ध्यान रखना, इंडोनेशिया के अंदर एक, ठीक है। तो जैसे क्रेटर झील बन जाती है, क्रेटर झील का उदाहरण आपको पता ही है, महाराष्ट्र में लोनार झील है, टिटिकाका झील है, ठीक है, या आपकी सांवर झील है, ये कैसी नक्की झील है, ये कैसी मानी जाती है, ये टिटिकाका, ये सारी की सारी क्रेटर झील के रूप में मानी जाती है। तो जब ऊपर की तरफ ज्वालामुखी शंकु के ऊपर जो मुख पर जल भराव हो जाता है उसको क्रेटर बोलते हैं, तो क्रेटर झील भी बन जाती है, ठीक है। अब इससे आगे चलें, ये तो बात हो गई कैल्डेरा की। एक और स्थलाकृति बनती है जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी डॉट या ज्वालामुखी प्लग। ज्वालामुखी डॉट या ज्वालामुखी प्लग का मतलब क्या है कि जो ज्वालामुखी नली होती है, लावा नली होती है, जिससे ऊपरी सतह पर, मुख पर लावा लगातार उगलता रहता है, उस नली के अंदर तो बहुत ही सघन मैग्मा भरा होगा, और वो सघन मैग्मा जब ठंडा हो जाएगा तो वो ज़्यादा ठोस होगा शंकु की तुलना में, क्योंकि शंकु के अंदर तो राख भी है, चट्टानों के टुकड़े भी हैं, ठीक है। तो शंकु के तुलना में जो ज्वालामुखी नली है, लावा नली है, वो ज़्यादा सघन लावा से बनी होती है, मैग्मा से बनी होती है। तो अगर बहुत पुराना ज्वालामुखी है तो वो जो नली है, वो जो पाइप है जिससे मैग्मा ऊपर निकल रहा था, वो जमा रह जाता है, और जबकि बाकी शंकु आपका अपर्दित हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ज्वालामुखी डॉट या प्लग कहा जाता है। तो अगला देखिए, हम बात करें अगली स्थलाकृति, इसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी डॉट। ज्वालामुखी डॉट या ज्वालामुखी प्लग। तो ज्वालामुखी डॉट या ज्वालामुखी प्लग कहा जाता है। सिंपल सी बात यह है कि ये मान लीजिए भूपृष्ठ है, और भूपृष्ठ से यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार था, तो ये ज्वालामुखी नली थी, मैग्मा नली हुआ करती थी। तो ये किससे बनी होगी, सघन मैग्मा से बनी होगी। सघन होगा यहाँ पर मैग्मा, कठोर मैग्मा होगा इस स्थिति में, लेकिन इसके किनारों पर जो
आपका शंकु बना हुआ था, वो शंकु मान लीजिए अपर्दित होके यहाँ तक अटक गया, यहाँ तक शंकु का आकार दिखाई दे रहा है, यहाँ तक शंकु आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले यहाँ पर हुआ करता था, वो शंकु आपका क्या हो गया, अपर्दित हो गया। ये क्या हो गया आपका, अपर्दित शंकु है, अपर्दित शंकु। ठीक है, तो जब शंकु अपर्दित हो गया तो ये जो ज्वालामुखी नली है ये क्या होगी, टावर की तरह दिखाई देगी, एक डॉट की तरह। तो इस प्रकार की जो स्थिति बनती है इसको हम बोलते हैं ज्वालामुखी डॉट या ज्वालामुखी प्लग इसको कहा जाता है। तो ध्यान रखें इस तरह से है। यूएसए के अंदर डेविल टावर इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इसका लिखना चाहें तो लिख लेना यूएसए का डेविल टावर, डेविल टावर तथा ब्लैक माउंटेन भी बोलते हैं, ब्लैक माउंटेन। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, लिख लें इसके बारे में, लिख लें इसके बारे में बोलता हूं। तो लिखिए इसमें ज्वालामुखी डॉट या ज्वालामुखी प्लग का निर्माण, ज्वालामुखी डॉट या ज्वालामुखी प्लग का निर्माण ज्वालामुखी के शांत हो जाने पर, ज्वालामुखी के शांत हो जाने पर उसके छिद्र में, ज्वालामुखी के शांत हो जाने पर उसके छिद्र में लावा भर जाने से होता है, उसके छिद्र में लावा भर जाने से होता है, लावा भर जाने से होता है। ज्वालामुखी शंकु के, ठीक है लिखिए आगे, ज्वालामुखी शंकु के अपर्दित या अपर्दन के बाद, ज्वालामुखी शंकु के अपर्दन के बाद यह डॉट या प्लग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यह डॉट या प्लग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कभी कभी इसे ज्वालामुखी ग्रीवा भी कहा जाता है, कभी कभी इसे ज्वालामुखी ग्रीवा भी कहा जाता है, कभी कभी इसे ज्वालामुखी ग्रीवा भी कहा जाता है। यूएसए का डेविल टावर, यूएसए का डेविल टावर इसका प्रमुख उदाहरण है, यूएसए का डेविल टावर इसका प्रमुख उदाहरण है, यूएसए का डेविल टावर इसका प्रमुख उदाहरण है। तो ये कुछ स्थलाकृतियां यहां पर इस तरह से नजर आती हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करें इसका मैं बात कर रहा था किसकी, कुछ और स्थलाकृतियां दिखाई देती हैं, इसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम बोलते हैं इनको गेसर, गेसर कहलाते हैं, गेसर या गीजर भी बोल सकते हैं। तो ये जो गेसर होते हैं ये क्या होते हैं, गर्म जल के स्रोत होते हैं, गर्म जल के स्रोत। तो जब भूपृष्ठ के नीचे से जब मैग्मा नहीं निकलता है तो जो चट्टानों के बीच में जल प्रवेश कर जाता है और वो मैग्मा के ऊपर से तक पहुंच जाता है और फिर ऊपरी सतह पर आ जाता है, तो वहां से भारी मात्रा में क्या होता है, गर्म जल उत्सर्जित होता है। और उसी गर्म जल के स्रोत को हम क्या बोल देते हैं, गेसर बोल देते हैं, गेसर के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ज्वालामुखी जो मैग्मा के संपर्क में आता है वहां से जल ऊपर आता है उसको हम
गेसर बोलते हैं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है गर्म जल के स्रोत का या गेसर का। ध्यान रखना, यूएसए के येलो स्टोन नेशनल पार्क में, येलो स्टोन राष्ट्रीय पार्क में स्थित, राष्ट्रीय पार्क में स्थित ओल्ड फेथफुल गेसर, ओल्ड फेथफुल गेसर ध्यान रखना इसका उदाहरण है, ओल्ड फेथफुल गेसर। तो ये ध्यान रखें। इसी तरह से आप देख सकते हैं भारत में भी दिखाई देते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में, हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में जगह पड़ती है, वहाँ भी भारी मात्रा में गर्म जल निकलता है। या लद्दाख की पूगा घाटी, लद्दाख की पूगा घाटी, लद्दाख की पूगा घाटी में इस तरह से है। या हम बात करें, ये आपका दिखाई देता है अलास्का में कमचटका, अलास्का में कमचटका क्षेत्र है, वहाँ भी इसी तरह की स्थिति नज़र आती है। तो बहुत जगहों पर ऐसे क्षेत्र दिखाई देते हैं, जिनमें से मेन जगह भारत में भी हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर के अंदर है, झारखंड में, उत्तराखंड में, बहुत सारी जगहों पर ऐसे जल के स्रोत हैं जहाँ से गर्म जल निकलता है। ठीक है, तो ये तो गेसर की बात हो गई। इसी तरह से हम बात करें, इसी तरह से एक और स्थलाकृति आप देख सकते हैं जिसको हम बोलते हैं धुआरे। क्या कहा जाता है? धुआरे या फ्यूमेरोल, धुआरे या फ्यूमेरोल नजर आते हैं। तो ये जो धुआरे या फ्यूमेरोल दिखाई देते हैं, इसमें ना तो लावा निकल रहा है, ना ही उससे जल निकल रहा है, केवल क्या निकल रहा है? धुआं ही निकल रहा है, गैस निकल रही है केवल। तो ये जो गैस निकलती है, इस गैस को ध्यान रखना, जब गंधक की मात्रा ज़्यादा होती है, गंधक की मात्रा, धुआरे के अंदर क्या होता है? गंधक की मात्रा अधिक होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको सोलफ तारा बोलते हैं, सोलफ तारा, सोलफ तारा कहा जाता है। और इसी तरह का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं सहस्त्र द्वारों की घाटी। एग्जाम्पल लिख लेना, अलास्का में सहस्त्र द्वारों की घाटी। तो सहस्त्र द्वारों की घाटी है जिसको बोलते हैं वैली ऑफ थाउजेंड स्मोकर्स, वैली ऑफ थाउजेंड स्मोकर्स। तो यहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्र में जमीन से क्या होता है? केवल धुआं ही निकलता रहता है, जिसमें गंधक की, सल्फर की, इसकी तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। और तत्वों की मात्रा ज़्यादा, इनके पदार्थों की मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये क्या होते हैं? बहुत सारे स्किन डिजीज़ को ठीक करने का काम भी करते हैं। गंधक की मात्रा जाहिर सी बात है जल में ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगी? बहुत सारे त्वचा के रोगों को ठीक करने का काम करते हैं। तो बहुत सारे स्किन डिजीज़ वगैरह को ठीक करने का काम ये करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात कर लेते हैं क्या क्या इसका वैश्विक विस्तार है, कहाँ कहाँ पर ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डाल ली है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव वोल्केनोज, या ज्वालामुखियों का वैश्विक वितरण। तो ज्वालामुखी का वैश्विक वितरण, ज्वालामुखी का
वैश्विक वितरण। ठीक है, तो ज्वालामुखी के देखिए वैश्विक वितरण की बात करें तो सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी वहीं पाए जाएंगे जहां पर दो विवर्तन प्लेटें आपस में टकरा रही होंगी। तो जहां पर दो विवर्तन प्लेटें सबसे ज्यादा टकराती हैं वो आपकी कौन सी है, वो है प्रशांत महासागरीय पेटी। तो प्रशांत महासागरीय पेटी में विश्व के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है प्रशांत महासागरीय पेटी। प्रशांत महासागरीय पेटी, तो विश्व के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखियों की श्रृंखला यहां पर पाई जाती है प्रशांत महासागरीय पेटी के अंतर्गत। इसके अलावा दूसरी जो पेटी है इसको हम बोलते हैं मध्य विश्व पेटी। मध्य विश्व पेटी या मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी कहलाती है। और तीसरी पेटी की हम बात करें तो ये कहलाती है अफ्रीकन, ग्रेट अफ्रीकन वैली। ग्रेट अफ्रीकन वैली या ग्रेट रिफ्ट वैली इसको कहा जाता है, या अफ्रीकन रिफ्ट वैली भी इसको बोलते हैं, अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा है आपका अन्य क्षेत्र। नेक्स्ट लिख सकते हैं अन्य क्षेत्र। अन्य क्षेत्र, तो ये चार क्षेत्र हम मानकर चलते हैं, मेनली तीन ही हैं, चार क्षेत्र मानकर चलते हैं जहां पर सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी की पेटियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखिए हम बात करें सबसे पहले प्रशांत महासागरीय पेटी की, तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना सक्रिय ज्वालामुखी यहां पर पाए जाते हैं। और इस पूरे के पूरे क्षेत्र में विश्व में जितने भी सक्रिय ज्वालामुखी हैं उसका लगभग 60% ज्वालामुखी सक्रिय इसी क्षेत्र में, लगभग 403 सक्रिय ज्वालामुखी इस पूरे के पूरे क्षेत्र में दिखाई देते हैं। और ये पेटी देखिए यहाँ पर, इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये प्रशांत महासागर है, सब लोग आप जानते हैं ये क्या है, प्रशांत महासागर है। तो यहाँ से लेकर ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है और ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, इधर यूरेशियाई प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। तो ये प्रशांत महासागरीय प्लेट, इन प्लेटों के बीच में लगातार विवर्तन होने के कारण यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ से सक्रिय ज्वालामुखियों की पेटी शुरू होती है। इस तरह से मैं आपको दिखा दूं, इस तरह से ये पूरे की पूरा रीजन इस तरह से शामिल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस बीच में। उसके बाद इसी पेटी के अंदर जापान आ जाता है, फिलीपींस आ जाता है, पापुआ न्यू गिनी। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा एक सक्रिय ज्वालामुखी बीच बीच में इस तरह से नजर आते हैं। तो ये यहाँ पर इस बीच बीच में बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी दिखाई देते हैं, जिसमें अलास्का आ गया, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी भाग आ गया, दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वत श्रृंखला, इधर रॉकी पर्वत श्रृंखला। तो ये पूरा जापान, ये सब पूरा रीजन इसी में आपका आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हॉर्न अंतरीप पड़ता है, इस हॉर्न अंतरीप से लेकर अलास्का तक इसका पूरा विस्तार पाया जाता है। और यहाँ पर क्यूराइल द्वीप से लेकर जापान द्वीप समूह तक इसमें शामिल हो जाते हैं। तो एक तो ये पूरी की पूरी पेटी दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी। प्रशांत महासागरीय पेटी, तो सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, चारों तरफ ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं पृथ्वी का अग्नि वलय। ठीक है, ये क्या कहलाता है, रिंग्स ऑफ फायर कहलाता है। पृथ्वी का अग्नि वलय, रिंग्स ऑफ फायर।
ठीक है, तो ये क्षेत्र इसमें आ जाएंगे। यहाँ से केप हॉर्न से शुरुआत इसकी हो रही है, इसमें पूरा का पूरा एंडीज पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत श्रृंखला, इधर अलास्का, क्यूराइल द्वीप समूह शामिल हो गए, फिर जापान द्वीप, फिलीपींस द्वीप और इस तरह से बाकी अन्य ये छोटे छोटे जो द्वीप आ जाते हैं, पॉलिनेशिया, मोलिनेशिया वाले, ये सारे के सारे पार्ट इसके अंदर आते हैं। तो एक तो ये पेटी आपकी कहलाएगी, ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फिर आगे अगली पेटी जानते हैं। तो इसके बारे में पहले लिखिए, पहले हेडिंग डालिए प्रशांत महासागरीय पेटी। प्रशांत महासागरीय पेटी, प्रशांत महासागरीय पेटी लिखिए। इसके बारे में बोलता हूं, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे आप लोग, लिखिए लिख लो। यह पेटी ज्वालामुखी की सबसे महत्वपूर्ण पेटी है। ज्वालामुखी की सबसे महत्वपूर्ण पेटी है। इसमें लगभग 403 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसमें 403 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। 403, लगभग 403 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। प्रशांत महासागर के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर, ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर का पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। प्रशांत महासागर के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों पर बड़ी संख्या में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। बड़ी संख्या में ज्वालामुखी पाए जाते हैं। यह सक्रिय ज्वालामुखियों की एक विस्तृत पेटी है। यह सक्रिय ज्वालामुखियों की एक विस्तृत पेटी है। इसलिए इसे प्रशांत महासागर का अग्नि वलय, इसलिए इसे प्रशांत महासागर का अग्नि वलय या पृथ्वी का अग्नि वलय कहा जाता है। पृथ्वी का अग्नि वलय कहा जाता है। पैसिफिक रिंग्स ऑफ फायर, ठीक है, तो इसको प्रशांत महासागर का अग्नि वलय या पृथ्वी का अग्नि वलय भी कहा जाता है। इस पेटी का विस्तार, लिखिए आगे इसमें इस पेटी का विस्तार हॉर्न अंतरीप, दक्षिणी अमेरिका का जो आखिरी पॉइंट है उसको हॉर्न अंतरीप बोलते हैं। इस पेटी का विस्तार हॉर्न अंतरीप से उत्तरी अमेरिका के अलास्का तक, हॉर्न अंतरीप से उत्तरी अमेरिका के अलास्का तक तथा क्यूराइल, यहां पर क्यूराइल पढ़ते हैं, क्यूराइल द्वीप समूह जापान द्वीप समूह, क्यूराइल द्वीप समूह, इधर जापान द्वीप समूह, फिलीपींस द्वीप समूह
से होते हुए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी द्वीप समूह तक फैली हुई है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व या पूर्वी द्वीप समूहों तक फैली हुई है, या पूर्वी द्वीप समूह तक इसका विस्तार है। तो ये एक महत्वपूर्ण पेटी है, ध्यान रखना इस तरह से, ठीक है। तो ये पहली हो गई प्रशांत महासागरीय पेटी। दूसरी है जिसको बोलते हैं मध्य विश्व पेटी। मध्य विश्व पेटी या मध्य महाद्वीपीय पेटी इसको कहा जाता है। तो ये जो मध्य महाद्वीपीय पेटी की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है ये महाद्वीपों के बीच में है। देखिए किस प्रकार से, ये आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा मैप विश्व का यहाँ से। तो देखिए ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, एशिया है। तो यहाँ से इसकी शुरुआत होती है इस पेटी की। दूसरी पेटी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से शुरुआत हो रही है मैक्सिको की खाड़ी से। मैक्सिको की खाड़ी से ये पेटी इस तरह से होती हुई, ध्यान रखना, ये भूमध्य सागर में प्रवेश कर गई। भूमध्य सागर के बाद आल्प्स पर्वत श्रृंखला, आगे चले जाएं कॉकसस पर्वत श्रृंखला, कॉकसस पर्वत श्रृंखला, फिर ईरान से होती हुई भारत में हिंदकुश, हिमालय, उसके बाद अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार से होती हुई फिलीपींस द्वीप तक फैली हुई है। तो ध्यान रखना ये दूसरी महत्वपूर्ण पेटी है, दूसरी महत्वपूर्ण पेटी है। इसको हम बोलते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी या मध्य विश्व पेटी, मध्य विश्व पेटी। तो इसका विस्तार आप देखें मैप पर कहां से कहां तक है, यहां से दिखाई देती है। और इसी के अंदर आप देखें यहां पर मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, ये आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर यहाँ से होती हुई, ठीक है, यहाँ प्रवेश कर गई कहाँ पर, भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर। उसके बाद इधर आल्प्स पर्वत इसके अंदर आ जाता है, आल्प्स पर्वत, यहाँ पर कॉकसस पर्वत आ गया, कॉकसस पर्वत, कॉकसस पर्वत इसके अंदर आ गया। उसके बाद ईरान में और यहाँ पर आगे पाकिस्तान में हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश के बाद हिमालय, और हिमालय के बाद इधर अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार के बाद इधर इंडोनेशिया तक इसका विस्तार है। ये पूरी पेटी कहलाती है, इसको हम बोलते हैं मध्य विश्व पेटी। तो ये बना हुआ डायग्राम आपको मिल ही जाएगा, आप लिखिए इसके बारे में, मध्य विश्व पेटी के में लिखिए 2 लाइन इसमें। यह पेटी मुख्यतः यूरोप तथा एशिया, यूरोप तथा एशिया में फैली हुई है, यूरोप तथा एशिया में फैली हुई है। इस पेटी का विस्तार, इस पेटी का विस्तार आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत, कॉकसस पर्वत, कॉकसस पर्वत, आल्प्स पर्वत, कॉकसस पर्वत, अर्मेनिया, अर्मेनिया, इधर अर्मेनिया पड़ता है, इधर कॉकसस पर्वत के आगे अर्मेनिया, ईरान, अर्मेनिया, ईरान, बलूचिस्तान, बलोचिस्तान, बलोचिस्तान,
हिंदुकुश, हिंदुकुश आ जाएगा आगे, हिंदुकुश कौमा हिमालय, हिमालय से होते हुए इंडोनेशिया तक, हिमालय से होते हुए इंडोनेशिया तक पाया जाता है, इंडोनेशिया तक पाया जाता है, इंडोनेशिया तक पाया जाता है। तो ध्यान रखना ये दूसरी पेटी है जिसका विस्तार आप देख रहे हैं कहाँ से, अटलांटिक महासागर से शुरू होता है और यहाँ पर इंडोनेशिया तक है। तो डायग्राम में शो करके जरूर बताएं इसको, अगर मेंस का लिखित परीक्षा आप देते हैं तो। दूसरी चीज़ है आपकी अफ्रीकन रिफ्ट वैली। अफ्रीकन रिफ्ट वैली की बात करें तो देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ नदियों और कुछ झीलों के बीच में होते हुए यहाँ पर इसका विस्तार लगातार हो रहा है। तो आगे जाके ये आशा है कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है ये फिर से दो भागों में टूटने वाला है। इसी को हम बोलते हैं ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। तो यही कहलाती है, ध्यान रखना, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहलाती है। तो लिख लीजिए इसमें पॉइंट। तो लिखिए इसमें, यह अफ्रीका के पूर्वी भाग में, यह अफ्रीका के पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में यहां पर एक झील पड़ती है टंगनिका। टंगनिका झील से, टंगनिका झील से नील नदी के डेल्टा तक, नील नदी के डेल्टा तक फैली हुई है, नील नदी के डेल्टा तक फैली हुई है। इसमें टंगनिका झील लिखें इसमें आगे, इसमें टंगनिका झील, ठीक है, टंगनिका झील, मालावी झील, मालावी झील, एडवर्ड झील, एडवर्ड झील, एल्बर्ट झील, कीबू झील, कीबू झील तथा नील नदी घाटी, नील नदी घाटी शामिल है। तो इन झीलों से होते हुए, इस नदी घाटी से होते हुए इसका विस्तार लगातार हो रहा है, ठीक है। तो टंगनिका, मालावी, एडवर्ड, एल्बर्ट, कीबू, नील नदी घाटी शामिल है। ध्यान रखना विक्टोरिया झील इसमें शामिल नहीं है, इसका ध्यान रखना है। लिख लेना, इस रिफ्ट वैली का या अफ्रीकन रिफ्ट वैली का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कैमरून है, माउंट कैमरून है। तो इसका सबसे जो सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र में है वो कौन सा है, कैमरून है, कैमरून ज्वालामुखी कहलाता है, ठीक है। अब लिख लीजिए अन्य क्षेत्र। ये तो बात होगी मेन क्षेत्रों की। अब अगला पॉइंट हेडिंग डाल लीजिए अन्य क्षेत्र। तो अन्य कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर इस तरह के सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो अन्य क्षेत्र में लिख लीजिए, कुछ ज्वालामुखी
कुछ ज्वालामुखी अटलांटिक महासागर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका तक दिखाई देते हैं। आइसलैंड में लगभग 20 से भी अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। आइसलैंड में लगभग 20 से भी अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। 20 से भी अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। एजोर्स, सेंट हेलेना आदि इस क्षेत्र में कुछ द्वीप हैं। एजोर्स, सेंट हेलेना आदि ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो ये ज्वालामुखी के द्वारा इस अटलांटिक महासागर में क्या बन गए? द्वीप बन गए, ज्वालामुखी द्वीप हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखें, अगली नेक्स्ट लाइन से लिखें इसी में आगे। हिंद महासागर में ये तो अटलांटिक महासागर में थे। हिंद महासागर में कोमोरोन, मॉरिशस, रीयूनियन, ठीक है, आदि प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप हैं। प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप हैं। प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो कोमोरोन, मॉरिशस, रीयूनियन, ये कुछ द्वीप आपके दिखाई देते हैं हिंद महासागर के अंदर। तो ये हिंद महासागर के अंदर कैसे बने हैं? ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये ज्वालामुखी की स्थिति हो गई। ज्वालामुखी का हमने वैश्विक विस्तार जान लिया। अब देखिए, ज्वालामुखी की हम बात कर रहे हैं तो ज्वालामुखी से कुछ लाभ भी होते हैं और ज्वालामुखी से कुछ हानियां भी होती हैं। तो ज्वालामुखी से होने वाले कुछ लाभों को और कुछ हानियों को भी हम बात करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा समय कम हो रहा है, तो समय आपका कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए, बेसिक चीज़ें आज हमने जान ली। ज्वालामुखी वाला पार्ट ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट है। केवल ज्वालामुखी से होने वाले लाभ और हानियों को जानना है। और आप जानते ही हैं, ज्वालामुखी से जब मैग्मा निकलता है तो उसके अंदर कई सारे पदार्थ भी हमको मिलते हैं। भूगर्भ की अंदर की, पृथ्वी के अंदर के आंतरिक भाग की जानकारी भी हमको ज्वालामुखी से मिल जाती है कि ज्वालामुखी के अंदर कौन कौन से पदार्थ, पृथ्वी के अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, ये ज्वालामुखी से हमको पता चलता है। अन्य कई प्रकार के भी हमको इससे प्राप्त होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसको मैं आपको लिखवा दूंगा। कभी कभार पूछ लेते हैं कि कौन कौन से ज्वालामुखी से होने वाले लाभ है या हानि है, या मुख्य परीक्षा में या लिखित परीक्षा में तो इससे अक्सर पूछा ही जाता है। तो उसको मैं आपको लिखवा दूंगा। तो धन्यवाद सभी लोगों का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी लोगों को, थैंक यू।